हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जानने के पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनमें कांस्टेंट्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं। तो कांस्टेंट्स जो होते हैं वो होते हैं नंबर्स, क्योंकि नंबर्स की वैल्यू फिक्स्ड है। तो ये कुछ भी हो सकता है, 3, 7, 8। तो किसी भी एक्सप्रेशन में जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है। दूसरे हम अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स को यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं एज वेरिएबल्स। ये आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, etc, कुछ भी हो सकता है। तो इन जब लेटर्स को आप यूज़ करते हैं तो इनकी वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू द सम चेंज होती रहती है। इसीलिए इनकी वैल्यू क्योंकि वेरीज होती है, हम इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो हैं जिनमें कांस्टेंट का भी यूज़ होता है और वेरिएबल्स का भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल में नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब बात आती है टर्म्स की। तो जो टर्म्स होती हैं ये किसी भी एक्सप्रेशन का पार्ट होता है। जैसे मैं लिखती हूँ 3x + 5y + 4। तो इसमें 3 टर्म्स हो गई, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हैं इसमें। तो टर्म्स क्या हो गई, इसका एक पार्ट, जैसे इस एक्सप्रेशन का ये एक पार्ट हो गया तो ये हो गया टर्म्स। ये आपको ध्यान रखना है। अब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। जैसे मैंने लिखा 3x और दूसरा लिख दिया मैंने 5x। अब क्या है कि 3x, इसमें भी वेरिएबल x है, इसमें भी वेरिएबल x है, इसमें भी वेरिएबल की पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है। तो दीज आर लाइक टर्म्स, ये लाइक हो गए। लेकिन वही अगर मैंने लिखा 5x और 3x², अब क्योंकि वेरिएबल तो सेम है बट इनकी पावर, इसके ऊपर 1 की पावर है, इसके ऊपर 2 की पावर है, तो ये क्या हो गई, अनलाइक। दीज आर अनलाइक टर्म। इस केस में पावर डिफरेंट है। दूसरा हो सकता है अगर मैं लिखती हूँ 3x और दूसरी लिख देती हूँ 8y। अब पावर तो सेम है, दोनों में 1 की पावर है, बट वेरिएबल ही डिफरेंट है। तो वेरिएबल डिफरेंट है तो इसको हम, ये कैसी हो गई आपकी अनलाइक टर्म्स। तो अब ध्यान क्या रखना है कि लाइक टर्म्स में क्या होता है, आपका वेरिएबल भी सेम होता है, वेरिएबल जो होता है वो सेम होता है, साथ में उसका जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट जो होता है वो भी सेम होता है। जब ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, वेरिएबल और एक्सपोनेंट, तब हम बोलते हैं कि दोज टर्म्स आर नोन एज लाइक टर्म्स। अब हम एक्सप्रेशन कितने टाइप की होती है वो देखते हैं। तो एक्सप्रेशन मोनोमियल कौन सी होती है, अगर मैं लिख रही हूँ 5x तो सिर्फ एक ही टर्म है इसमें। अगर मैंने दूसरा लिख दिया 8y² तो इसमें भी टर्म क्या है, एक ही है। ठीक है, तो सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं मोनोमियल। अब अगर मैंने लिख दिया 3x² + 5, अब इसमें क्या हो गया, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब इसमें 2 टर्म्स हो गई। बाय का मतलब होता है 2, तो जिसमें 2 टर्म्स एक्सप्रेशन में होती हैं उन्हें हम बोलते हैं बाइनोमियल। मोनो का मतलब 1 होता है, तो जिसमें सिर्फ 1 टर्म होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, और जिसमें 2 टर्म्स होती हैं उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। अब इसके बाद आता है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल जो होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। अब अगर मैं लिख देती हूँ 5x² + 4y - 7, अब इसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये 3
टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स अगर होती हैं तो उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल एक कॉमन वर्ड है, ठीक है। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और उससे अधिक अगर टर्म्स हैं, 3 से भी ज़्यादा अधिक टर्म्स हैं, मान लो हम लिख देते हैं 4x² y प्लस 3y² x प्लस 2x और प्लस 7, इतना बड़ा लिख दिया। अब इसमें कितनी टर्म है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर टर्म आ गई। अब अगर 1 से ज़्यादा किसी में भी टर्म है तो हम उसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। से और भी ज़्यादा हैं, कितनी भी हो सकती हैं, तो उनको हम बोल देंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए कि जितनी टर्म्स हैं वो सब अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, सेम टर्म्स नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं ये लिखती हूँ 4xy प्लस 3xy प्लस 7xy, तो हम इसको, या इसके आगे मैंने 8 लिख दिया प्लस 8, तो इसको आप क्या बोलोगे। अब देखने में तो ये 4 टर्म्स दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअल में इनके वेरिएबल्स और पावर सेम है 3 टर्म्स में, तो इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 में 3 को ऐड किया तो 4 और 3 7 हो गए, 7 में 7 को ऐड किया तो ये आ गया आपका 14xy और प्लस 8। तो अब इस तरीके से इसमें सिर्फ कितनी दिख रही है, 1 टर्म और 2 टर्म्स। तो इसकी जो ये किस टाइप की हो गई है एक्सप्रेशन, दिस इज बाइनोमियल, ठीक है। तो ये बाइनोमियल, दिस एक्सप्रेशन इज बाइनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, या उनसे भी अधिक टर्म्स हो सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे अगर मैं लिखती हूँ 5x² एंड y³, अगर मैंने इसको लिखा, इसके फैक्टर्स मुझे लिखना है, तो हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 5x 2 टाइम्स है तो x इंटू x, और y 3 टाइम्स है तो वी हैव टू राइट y इंटू वाई इंटू 5। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स का मतलब है इन सारे फैक्टर से ये हमारा जो टर्म है इजीली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है। अब आपको ऐसा भी हो सकता है कि कोई टर्म दे दिया और आपको बोला कि आप इसके फैक्टर्स लिखो, तो आपको ऐसे लिखना है। और अगर आपको फैक्टर्स दे दिए, जैसे मैं लिख देती हूँ 8 इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू सी। अब इसको हमें टर्म के फॉर्म में लिखना है, ये सिर्फ फैक्टर्स दिए हैं। तो सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल वाला लिखा, और उसके बाद ए कितने हैं 2, तो ए लिखा, उस पर 2 की पावर लगाई। बी कितने हैं 3, 1 2 3, तो बी पे 3 की पावर लगाई। सी सिंगल है, तो ये हमारी टर्म हो गई 8a² b³ एंड सी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको फैक्टर्स बनाने हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि फैक्टर्स में लिखा है आपको टर्म लिखनी हो, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोएफिशिएंट की। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, को का मतलब होता है साथ में। मतलब अगर मैंने पूछा कोएफिशिएंट ऑफ x² इन, क्या दे दिया 4x² y³ एंड z³, इसमें आपको x² का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। अब इसका मतलब है x² का कोएफिशिएंट फाइंड करना, मतलब x के साथ में कौन कौन है। तो x को आप हटा देंगे इसमें से, और बाकी जो बचेगा, तो इसमें कोएफिशिएंट x² का क्या हो गया, एक तो 4y³ एंड z³, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का आपको कोएफिशिएंट फाइंड करने को बोलेंगे किसी टर्म में, तो आप क्या करोगे, सिर्फ उसको हटा के बाकी जो उसके साथ है वो सारा आपको लिखना है। अब दूसरा एक चीज़ होती है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होता है, अगर ये हमारी टर्म है,
इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन सा है, तो हमें इसकी पावर्स नहीं देखनी है, हमको इसके वेरिएबल्स भी नहीं ध्यान देना है, हमको देखना है सामने जो लेफ्ट साइड में इसके नंबर लिखा है वो है इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो 4 जो है इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्या हो गया, मतलब जो उसके साथ है। अब है डिग्री। डिग्री क्या होती है, जैसे कि अगर मैंने लिखा है 3x³ y², अब इस टर्म की डिग्री कितनी होगी, डिग्री में हमें इसकी पावर्स देखनी पड़ती हैं। x की पावर है 3 प्लस y की पावर है 2, तो टोटल कितनी हो गई 5। तो इस टर्म की डिग्री कितनी है 5। अब अगर कोई एक्सप्रेशन लिखी है जैसे 5x² प्लस 4y² प्लस 3y³ इस तरीके से एंड प्लस 7। अब इस पूरी एक्सप्रेशन की आपको डिग्री बतानी है, तो आप क्या करोगे, हर टर्म की इसकी निकालेंगे। सबसे पहले पावर कितनी है 2, इसकी निकालेंगे, कितनी हुई ये 2 और ये 1, तो 2 प्लस 1 कितनी हो गई 3। इस टर्म की निकालेंगे, इसकी है 3। तो मैक्सिमम इसको भी अगर हम चलो ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम डिग्री कौन सी है, किसी भी टर्म की मैक्सिमम डिग्री है 3। तो इस पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होगी 3। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर मैं लिखती हूँ 3x² प्लस 4y³ प्लस 7z पावर 4। अब इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी, हर टर्म की देखेंगे, इसकी कितनी हो गई 2, इसकी कितनी हुई 3, इसकी कितनी हुई 4। तो इस पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई